है नियोप्लेसिया। नियोप्लेसिया का क्या मतलब है? न्यू जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है वो होती है हमारे पास नियोप्लेसिया। ठीक है, नियोप्लेसिया में होता क्या है, अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल होती है। और ये एक जगह पे ना इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, नियोप्लेसिया, व्हाट इज नियोप्लेसिया? अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। अच्छा, ये दो तरह की हो सकती है, तो बिनाइन होगी या फिर क्या होगी, मैलिग्नेंट होगी। एनी नियोप्लास्टिक ग्रोथ दैट हैज टू कंपोनेंट। अच्छा, कोई भी नियोप्लास्टिक ग्रोथ है ना, उसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? एक होगा पेरेन्काइमल कंपोनेंट और दूसरा कौन सा होगा, स्पोर्टिंग स्ट्रोमल कंपोनेंट। ठीक है, एक है पेरेन्काइमल और एक है स्ट्रोमल कंपोनेंट। अब जो पेरेन्काइमल कंपोनेंट है वो कौन होता है, नियोप्लास्टिक सेल का होता है। ठीक है, और जो स्पोर्टिंग स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो नॉन नियोप्लास्टिक का होता है। ठीक है, अब इसे आपने याद कैसे रखना है, पी एन सन। ठीक है, या पी एन सन, कुछ इस तरह करके याद रख लो। ठीक है, पी से क्या है हमारे पास, पेरेन्काइमल। पेरेन्काइमल कौन सा होगा, नियोप्लास्टिक होगा, जबकि नॉन नियोप्लास्टिक कौन सा होगा हमारे पास, स्ट्रोमल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये पिक्चर 1 में देखो क्या हो रहा है। नॉर्मली आपको दिखाया हुआ है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये रही आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एपिथेलियल सेल लेयर और ये आपके नॉर्मल ब्लड वेसल्स। अब पिक्चर 2 में देखो ये क्या हो रहा है। पिक्चर 1 देखो, पिक्चर 2 देखो, क्या हो रहा है पिक्चर 2 में। सेल यूनिफॉर्मिटी लॉस हो रही है, सेल का साइज और शेप उनमें चेंज आ रहा है। चेंज इन सेल शेप एंड साइज, उसे हम क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर तो प्लियोमॉर्फिज्म के साथ एन बाई सी रेशियो भी इंक्रीज करेगी तो ये किस साइड पे जा रहा है, ऑब्वियसली आपका डिस्प्लेजिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो पिक्चर 2 है ना, ये हमें डिस्प्लेजिया का बता रही है। डिस्प्लेजिया, अच्छा इसकी डेफिनेशन भी आई हुई है ना, हमारे इसके पिंक में भी आई हुई है और इसके सीरीज दूसरी वाली में भी आई हुई है। का क्या मतलब है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सेल साइज। ठीक है, सेल के साइज में, शेप में, या फिर क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियर कौन सा होगा, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये होती है रिवर्सिबल होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास डिस्प्लेसिया है वो क्या है, रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू। अब ये देखें, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, कार्सिनोमा इन सीटू में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्ट्स होती है कि इंटैक्ट रहती है? आवाज आ रही है? जी आ रही है डॉक्टर, रोज आ रही है आवाज आपकी। मुझे बताएं कि कार्सिनोमा इन सीटू में बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्ट्स होती है या इंटैक्ट रहती है? इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ये जो थर्ड पिक्चर दिखाई हुई है हमें, ये दिखाई हुई है बेसमेंट इसकी कार्सिनोमा इन सीटू की। ठीक है, अब ये जो कार्सिनोमा इन सीटू है, हमने डिस्प्लेसिया का पढ़ा, वो क्या है, रिवर्सिबल है। जो कार्सिनोमा इन सीटू है, अभी ये क्या है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल severe dysplasia that involves the entire thickness of the epithelium but do not penetrate the intact basement membrane। अब ये देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन को इसने पार्ट्स नहीं किया हुआ। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर ऊपर तक है, लेकिन क्या है, इसमें स्फीयर डिस्प्लेसिया हो चुका है। अब ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेजिव कार्सिनोमा। इन्वेजिव कार्सिनोमा का क्या मतलब होता है कि उसने ना पेनिट्रेट कर लिया हुआ है। अब देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इसने पायर्स कर लिया हुआ है। ठीक है, अब की तरफ आ रहा है, ये है इन्वेजिव कार्सिनोमा। जो इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है, ये एक हमने सर्वाइकल कार्सिनोमा इन सीटू है वो भी पढ़ा है। ठीक है, उसकी इन्वेजन पढ़ी हुई है। अगर तो इन्वेजन हमारे पास 25% होगी तो स्टेज 1 होगी, अगर हमारे पास होगी 50% स्टेज 2 होगी, अगर 50 to 5% होगी तो वो क्या होती है, स्टेज 3 होती है। और ये हमारा क्वेश्चन लिखा आया हुआ है ना, 50 to 75% वाला स्टेज 3 के साथ। अच्छा,
कार्सिनोमा इन सीटू क्या है हमारे, सॉरी, इन्वेसिव कार्सिनोमा का क्या है, सेल है इन्वेडेड बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन को उन्होंने क्रॉस लिया यूजिंग, क्या यूज करते हैं, कोलेजिनेसिस यूज करते हैं और हाइड्रोलेसिस यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था MCE, बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए क्या होता है, मेटालोप्रोटीनेसिस इज ग्रेटर देन Metalloprotein collagenase is greater than कोलेजिनेसिस, elastase. इलास्टेस, ठीक है। अच्छा, ये वो सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारे प्लेसेस। हाँ, अच्छा, ये है कि इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है, सेल टू सेल कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है, ये हमारा एमसीक्यू है। सेल टू सेल कांटेक्ट लॉस होता है बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ई कैडहेरिन। ई कैडहेरिन ने क्या करना होता है, नॉर्मली इसका क्या फंक्शन होता है, ई कैडहेरिन का सेल को सेल के साथ जोड़ता है, सेल दो सेल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये है इकेडहेरिन, मतलब गम वाली जो प्रोटीन है, अगर ये इनएक्टिवेट हो जाती है, इसका काम ही खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, सेल टू सेल जो कांटेक्ट है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मेलिग्नेंसी की तरफ अब ये जा रहा है, ठीक है। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, स्प्रेड टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन, जैसे लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है और हिमेटो तो जीनस स्प्रेड हो सकता है, इसके अलावा डायरेक्ट स्प्रेड भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट सीडिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने पढ़ा है मेटास्टेसिस का, क्या पढ़ा है, सीक्वेंस। मैंने तो क्या बता, MIPI से MIPI, मेटास्टेसिस हाँ इज बोले। ग्रेटर देन, वो था इंक्रीज्ड सेल टू साइटोप्लाज्म रेशियो इज ग्रेटर देन प्लियोमार्फिज्म। नहीं नहीं, सेकंड वाला इन्वेजन है, मेटास्टेसिस के बाद इन्वेजन है, फिर उसके बाद प्लियोमार्फिज्म है, उसके बाद इंक्रीज सेल टू साइटोप्लाज्म रेशियो है। ठीक है, ये है सीक्वेंस इसका, मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म और इंक्रीज एन बाई सी रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर नोमेनक्लेचर। तो ट्यूमर नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या आता है, इसमें कार्सिनोमा होता है, ठीक है, और सार्कोमा होता है। तो कार्सिनोमा जो होते हैं वो याद रखना हमेशा कौन से ओरिजिन के साथ होंगे, दो चीजें हमने पढ़ी, कार्सिनोमा और सार्कोमा। कार्सिनोमा है वो एपिथेलियल इन ओरिजिन है, जो सार्कोमा है वो है मीजनकाइमल ओरिजिन। इन्हें याद कैसे रखना है, इसे याद रखना है हमने आइस, SMS से, ठीक है। आई से कुछ नहीं बनेगा, सी से क्या है हमारे पास कार्सिनोमा, ई से है एपिथेलियल ओरिजिन। कार्सिनोमा जो होता है वो हमेशा एपिथेलियल ओरिजिन होता है। जो सार्कोमा है, एस से सार्कोमा और एम से क्या है हमारे पास मीजनकाइमल ओरिजिन। सार्कोमा क्या है, मीजनकाइमल इन ओरिजिन है। बोथ टर्म जनरली इम्प्लाई मेलिग्नेंसी, दोनों ही टर्म क्या बता रही हैं आपको, मेलिग्नेंसी बता रही हैं, चाहे वो कार्सिनोमा है चाहे वो सार्कोमा है। अच्छा, अब हमारे पास वही बिनाइन और मेलिग्नेंट का डिफरेंस आ गया। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, वेल डिमार्केटेड होते हैं, उनमें माइटोटिक एक्टिविटी लो होती है, और क्या होता है, नो मेटास्टेसिस नो नेक्रोसिस, किसी किस्म का मेटास्टेसिस भी नहीं होगा, नेक्रोसिस भी नहीं होगी। जबकि जो हमारा मेलिग्नेंट है, मेलिग्नेंट इसके बरक्स है, सारा कुछ होगा इसमें, क्या क्या चीजें हो रही हैं, पुअर डिफरेंशिएशन होगी, मेटास्टेसिस भी होगी, डिक्रीज एपोप्टोसिस होगी। डिक्रीज एपोप्टोसिस का क्या मतलब है कि ये अब फैलना शुरू हो गया है, ठीक है, इसी वजह से हमने इसे मेटास्टेटिक कहा है। उसके अलावा क्या है, इरेटिक ग्रोथ है और लोकल इन्वेजन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म फॉर नॉन स्पेसिफिक नियोप्लास्टिक मेलफॉर्मेशन इंक्लूड। अब इसमें से सबसे पहले है हिमार्टोमा। हिमार्टोमा क्या होता है, अपनी ही जगह पे होता है, मतलब अगर हमारे सर के ऊपर है, ठीक है, या किसी भी एरिया पे है, तो हिमार्टोमा याद रखना अपनी नॉर्मल जगह पे होता है, ठीक है। हिमार्टोमा डिसऑर्गेनाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ द टिश्यू इन द इन द नेटिव लोकेशन, मतलब अपनी ही जगह पे, जैसे एग्जांपल उन्होंने क्या दिया, प्यूर्स जेगर पॉलिप दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास कोरियोस्टोमा। कोरियोस्टोमा का जो हम स्टोमा से याद रखते हैं कि नॉर्मल टिश्यू होता है लेकिन एबनॉर्मल जगह पे होता है, ठीक है। जैसे हमने किया था गैस्ट्रिक टिश्यू लोकेटेड इन डिस्टल आइलियम इन द मिकल्स डाइवर्टिकुलम। अच्छा, जो मिकल्स डाइवर्टिकुलम है इसमें दो तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं, कौन कौन से, एक पेंक्रियाटिक होता है, एक गैस्ट्रिक होता है। हाँ, एक गैस्ट्रिक होता है, एक पेंक्रियाटिक होता है। जो सीपीएसपी में आता है बार बार वो गैस्ट्रिक के बारे में पूछा होता है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, हेमाटोमा और कोरियोस्टोमा में फ़र्क पता चल गया। हेमाटोमा क्या है? नॉर्मल जगह के ऊपर एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ है, ठीक है? जो कोरियोस्टोमा है वो नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन कहाँ पे है? एब्नॉर्मल जगह के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेल टाइप और उसके जो है ट्यूमर, ठीक है? सबसे पहले कौन सा है? एपिथेलियल ओरिजिन के। एपिथेलियल ओरिजिन के क्या आते हैं? या तो एडिनोमा होगा या फिर पेपिलोमा होगा। अब पेपिलोमा का एक एग्ज़ाम्पल हमने क्या पढ़ी है? हाँ, वो दूसरा पेपिलरी कार्सिनोमा है, ठीक है, छोड़ो। ये बिनाइन क्या अच्छा मैलिग्नेंट में क्या आता है हमारे पास? एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा किसे होता है? वो जो हमने इसोफेगस में पढ़ा था। अपर 2/3 में क्या होता है और लोअर 1/3 में क्या होता है? अपर 2/3 में होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लोअर में होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा, वेरी गुड। अच्छा और दूसरा हमने पढ़ा था पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है? पी से पेपिलरी कार्सिनोमा और पी से स्मोमा बॉडीज। स्मोमा बॉडीज में भी इसी में बनती हैं और जो रेडिएशन के बाद थायराइड के अंदर ट्यूमर होता है वो भी यही पेपिलरी कार्सिनोमा और इसका पुअर प्रोग्नोसिस है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मीज़ेनकाइमल ओरिजिन के। मीज़ेनकाइमल ओरिजिन के जो थे वो हमने क्या पढ़ा है? मीज़ेनकाइमल ओरिजिन के कौन से हैं? सार्कोमास हैं या फिर कार्सिनोमास हैं? सार्कोमास है। हाँ। एम से मेसेनकाइमल ओरिजिन, एस से सार्कोमास, ठीक है? जितने भी सार्कोमा होंगे वो कौन से होंगे? मेसेनकाइमल ओरिजिन होंगे। अच्छा इसके अलावा हमारे जो ब्लड सेल हैं, उनमें देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड में क्या आता है? हीमेंजियोमा, ठीक है? ये क्या है? बिनाइन है। इसका जो मैलिग्नेंट है वो कौन सा है? एंजियोसार्कोमा। अच्छा एंजियोसार्कोमा कहाँ पे होता है? आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। डिस्टॉर्ट हो रही है, अभी देखें ठीक है? समझ नहीं आ रही कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो एंजियोसार्कोमा होता है, हमने हार्ट में पढ़े थे ना? सार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि हार्ट के कौन से एरिया में होगा? उसके वो होते हैं, एक तो मिक्स एडीमा वाला जो बोल रही है। हाँ, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम याद आती है? लास्ट टाइम जो मैंने बनवाई थी। ने किया था हमने ARM, हमने ये हार्ट के 4 चैम्बर बनाए थे। आवाज मेरी ठीक है? जी आवाज ठीक है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा कुछ। डिस्प्ले नहीं हो रहा। आप अपना नेट चेक करें, मेरे दूसरे मोबाइल में शो हो रहा है। हमने बनाया था हार्ट का स्ट्रक्चर ना, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें फिर हमने एक न्यूमोनिक अप्लाई किया था आर्म के नाम से, ARM। तो ए से क्या था? एंजियोसार्कोमा था ना, ए से एंजियोसार्कोमा, ठीक है? आर से क्या था? ए से एंजियो रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है? और एम सार्कोमा। से क्या था हमारे पास? एंजियोसार्कोमा किस एरिया में आ रहा है? राइट, वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में, ठीक है? और रेब्डोमायोसार्कोमा किस साइड का है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है? और जो मायोसार्कोमा है वो किस एरिया का है? सॉरी, मिक्सोमा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। अच्छा मिक्सोमा क्या था हमारे पास? ये है बिनाइन ट्यूमर, ठीक है? मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट करता है हार्ट को और टिपिकल कर रहा है लेफ्ट एट्रियम को अफेक्ट कर रहा है, जबकि हमारा जो रेब्डोमायोसार्कोमा है मेनली ये बच्चों में होता है और टिपिकली ये अफेक्ट करता है स्केलेटल मसल जितने होते हैं ना उन्हें अफेक्ट करता है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास है एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा में क्या हो रहा है?
ये मोस्ट एग्रेसिव कार्डिक ट्यूमर है जो एंजियोसार्कोमा है, ठीक है। टिपिकली ये अफेक्ट किसे कर रहा होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को, मेनली जो है उसमें राइट वेंट्रिकल आता है, ठीक है। ऑफन प्रेजेंट विद हेमरेज और नेक्रोसिस, ठीक है। और इसके कॉमन सिम्टम क्या आते हैं, हमारे पास एसओबी आएगा, चेस्ट पेन आएगा और पल्पिटेशन आएगी। अच्छा खैर ये हमारे हार्ट वाले कवर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल के। स्मूथ मसल में क्या आता है, एक लियोमायोमा और मेलिग्नेंट उसका क्या होगा, लियोमायोसार्कोमा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल का मैंने अभी बताया कि रेप्डोमायोमा आएगा या फिर रेप्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, फाइब्रोमा और फाइब्रोसार्कोमा। जबकि बोन के अंदर क्या आता है, ओस्टियोमा आता है या फिर ओस्टियोसार्कोमा जो कि उसका, और फैट में क्या आएगा हमारे पास, लाइपोमा और लाइपोसarcoma। और मेलानोसाइट में क्या आता है, निवाई या फिर मोल बनते हैं। और मेलानोमा जो है वो आता है हमारे पास मेलिग्नेंट में। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मेलिग्नेंट मेल को। मेलिग्नेंट मेलानोमा को हमने निमोनिक क्या पढ़ा हुआ है? मेलिग्नेंट मेलानोमा का अम, पढ़ा लेकिन याद नहीं है। एक्स निमोनिक याद हाँ आता है? जी, एक्स, हाँ ए जी, एक्स हाँ जी, निमोनिक। आ गया, आ गया, याद आ गया। ए से क्या है? ए से है, एक्स से तो याद आ रहा है वो पिगमेंटोजम, और ई से ए से क्या हुआ, मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा। तो हाँ, मैलिग्नेंट मेलानोमा क्या है, मोस्टली एग्रेसिव है, ठीक है। ऐसे है। एक्स से क्या हुआ, स्क्लेरोडर्मा पिगमेंटोसा का क्या है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ई से क्या हुआ हमारे पास, इमिजरी वेन। ये मिशनरी पे। इन्वेड करती है ऑर्बिटल कैविटी को थ्रू इमिजरी वेन्स। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ट्यूमर ग्रेड और स्टेजिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेड क्या होता है और स्टेज क्या होती है? ग्रेड जो होता है ना, वो होता है वो जो उसकी मतलब प्लियोमॉर्फिज्म होता है ना, कि मतलब सेल कितना डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी ज्यादा उसमें वो है, मतलब एब्नॉर्मेलिटी कितनी है, तो ये ग्रेडिंग होती है। और जो स्टेजिंग होती है वो होता है कि उसपे कि कितना वो स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, वेरी गुड। जो हमारे पास ग्रेड होता है वो बताता है कि कितना डिफरेंशिएशन है, ठीक है। जैसे हम बच्चों में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि किस बच्चे ने कितने ग्रेड लिए हैं, ठीक है। ग्रेड के लिए आप जितना ज्यादा ग्रेड होगा उतना ज्यादा एग्रेसिव होगा वो ट्यूमर। हाई ग्रेड जो है वो कोरिलेट करता है विद द हाईली एग्रेसिव ट्यूमर। के अलावा ग्रेडिंग की डेफिनेशन आती है, क्या है ग्रेडिंग, डिग्री ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइटोटिक एक्टिविटी हाई हो जाती है। माइटोटिक एक्टिविटी जो है ना वो आप हिस्टोलॉजी पे देखते हो, और ये लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक है, ठीक है। अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो लो ग्रेड है, अगर पुअरली डिफरेंशिएटेड है तो हाई ग्रेड है, ठीक है। जो ग्रेड ऑफ द ट्यूमर है वो डिसाइड करता है कि कितना एग्रेसिव ट्यूमर है। अच्छा उसके अलावा बात करते हैं स्टेज की। तो स्टेज पे जैसे शादी पे दूल्हा दुल्हन बैठ के देखते हैं कि कितना एक्सटेंड कहाँ तक मेहमान फैले हुए हैं, तो वो कहेंगे हम इन्वेजन या फिर स्प्रेड फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है। अच्छा इसमें आता है हमारे पास टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम। टी से क्या है, ट्यूमर साइज या इन्वेजन। एन से हमारे पास नो मेटास्टेसिस आता है, और एम से क्या आता है हमारे पास, डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस, ठीक है। अब जो स्टेज है ना वो डिटरमाइन करती है सर्वाइवल को। एस से स्टेज, सर्वाइवल याद रख। पेशेंट का सर्वाइवल रेशियो जो है ना वो कौन बताएगा, आपकी स्टेज बताएगी। स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो बताती है कि पेशेंट का सर्वाइवल रेट या रेशियो क्या है। अच्छा यहाँ पे ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है लो ग्रेड और हाई ग्रेड। जितना हाई ग्रेड होगा उतना पुअरली डिफरेंशिएटेड, लो ग्रेड होगा उतना क्या होगा, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होगा। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉलमार्क ऑफ कैंसर। इसमें क्या है, कैंसर इज काज्ड बाय, अच्छा कैंसर किसकी वजह से होता है, या तो आपके पास एक्वायर्ड डीएनए म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है फंडामेंटल सेलुलर प्रोसेसेस
ग्रोथ को, उसके रिपेयर को, उसके सर्वाइवल को अफेक्ट करेगी। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ग्रोथ सिग्नल सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें आता है जैसे प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन ने क्या करना है, ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज कर देना है, ऑटोक्राइन लूप को इंक्रीज कर, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन जीएफ इन द ब्रेन ट्यूमर। मोस्ट कॉमनली इन्होंने ट्यूमर का बताया हुआ है कि उसके साथ लिंक करता है आपका प्रोटोजीन। मुझे ये बताओ कि ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये नॉर्मल जीन है कि एबनॉर्मल जीन है? ये नॉर्मल जीन है। वेरी गुड। प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो आपका नॉर्मल जीन है, इसमें म्यूटेशन होगी तो उसके बाद जाके ये ट्यूमर काज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में क्या आता है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नलिंग, जैसे हर2 रिसेप्टर। हर2 हमने किस में पढ़ा था? ब्रेस्ट ही है में ना। हाँ, अच्छा। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में क्या आता है, हमारी रेस्ट प्रोटीन आ जाती है, ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर। ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर में माइस आता है। अब माइस के अंदर हमने दो तीन चीजें पढ़ी है, एक सी माइस पढ़ा है, एक एन माइस पढ़ा है। जो सी माइस है वो किसके साथ है? सी माइक लेप्टोमाइस नहीं, गलत है। एन माइक तो वो है न्यूरोब्लास्टोमा के साथ है ना। और सी माइस? स्क्रीन शो नहीं हुई? हो रही है, अब हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है? सी माइस बर्किट बर्किट लिम्फोमा के साथ है ना? हाँ, सीजन बर्किट लिम्फोमा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सेल साइकिल रेगुलेटर। सेल साइकिल रेगुलेटर हमारे पास दो तरह के सेल साइकिल रेगुलेटर होते हैं। कौन से? एक तो साइक्लिन और दूसरा सीडीकेस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंटी ग्रोथ सिग्नलिंग इनसेंसिटिविटी। उसमें क्या आता है, म्यूटेशन इन द ट्यूमर स्प्रेसर जीन। ट्यूमर स्प्रेसर जीन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास आरबी जीन है, ठीक है, अगर इनमें म्यूटेशन हो गई है तो क्या होगा, ग्रोथ को स्प्रेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ई कैडेरिन। ये हमने अभी पढ़ा है। लॉस ऑफ ई कैडेरिन की वजह से क्या होता है, मेट्स बनते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ कंटेक्ट इनहिबिशन, जैसे NF2 म्यूटेशन हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन जीन दैट रेगुलेट द एपोप्टोसिस। जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रहे थे, नॉर्मली हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस को जो रेगुलेट कर रहे थे, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो फिर क्या होगा, तो भी हमारे पास ये मेटास्टेसिस होगी। जैसे अब कौन से जीन कर रहे थे, TP53 BCL2 ये कर रहे थे, ठीक है। और मेनली जो BCL2 है वो किसके अंदर होता है, फोलिकुलर बी सेल लिम्फोमा के अंदर होता है। नेक्स्ट है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें होता उसमें है BCL2 डॉक्टर रोज। रिएक्टिवेशन आपके फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा में। और फॉलिकुलर बी सेल ठीक है, लिम्फोमा ठीक। है क्या भला? ये जो एप्स्टेन बार वायरस से होता है। एप्स्टेन बार वायरस। और क्या हो रहा होता है एप्स्टेन बार वायरस से? और उससे हो रहा होता है हॉजकिन लिम्फोमा हो रहा होता है, और बर्किट्स लिम्फोमा हो रहा होता है, नेजोफेरेंजियल हो रहा होता है, इन्फेक्शियस वो मोनोन्यूक्लियोसिस वो हो रहा होता है इससे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। उसमें क्या होता है, रीएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये क्या करती है, मेंटेनेंस एंड लेंथनिंग ऑफ द टीलोमरेज करती है। उससे क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग और सेलुलर एजिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब है कि आपके पास वेसल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो गया। एंजियोजेनेसिस हुई जा रही है, हुई जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही। इंक्रीज प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर, ठीक है। अब ये जो प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर है उसमें क्या आता है, वेजिफ आता है, वेसल एंडोथेलियल
ग्रोथ फैक्टर, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ इन्हिबिटरी फैक्टर, मतलब इन्हिबिशन नहीं हो रही, बस एक्टिविटी जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करे जा रहा है, जिसकी वजह से ये बढ़े जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वारबर्ग इफ़ेक्ट। वेसल्स ज़्यादा वारबर्ग बनती है इफ़ेक्ट ना जो है इसमें? हाँ, वेसल ज़्यादा बनती है एंजियोजेनेसिस में। जो वारबर्ग इफ़ेक्ट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म है ना, वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से टुवर्ड्स द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेशक ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन फिर भी ग्लाइकोलाइसिस हुए जा रही है। उससे क्या होगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल विद द कार्बन नीड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? और ज्यादा मतलब कैंसर सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इम्यून इवेजन इन द कैंसर। इसमें क्या होता है, इसमें तीन चार चीजें आती हैं। एक तो हमारा वो एमएचसी था, ठीक है? इम्यून सिस्टम में आ रहा था ना हमारा एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। उसमें दो चीजें थी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, वन था और टू था। अब वन के साथ सीडी 2 कौन था। से हैं और टू के साथ सीडी कौन से हैं? 1 के साथ CD8 है और 2 के साथ CD4 है। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक कौन से होते हैं? सीडी एट होते हैं, सीडी फोर होते हैं? CD8 वाले साइटोटॉक्सिक हैं, CD4 वाले हेल्पर हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर तो डिक्रीज हो जाता है हमारे पास एमएचसी क्लास वन, उसकी वजह से क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल अनएबल टू रिकॉग्नाइज द ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमएचसी वन कम है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर सेल सेक्रीट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जो हमारे ट्यूमर सेल हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स या फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी डाउन रेगुलेट करना है इम्यून रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर सेल अप रेगुलेट इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल विच इनहिबिट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इन्होंने हर तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को कम करना है, जिसकी वजह से क्या होगी, माइटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू इन्वेजन। टिश्यू इन्वेजन कब होगी, जब वही आपकी ई कैटेरिन लॉस हो जाएगी, लूजनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, और मिटेलोप्रोटीनेज डिग्रेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है? जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर थी ना मेटालोप्रोटेज प्रोटीनेज, उन्होंने उसने क्या करना है, डिग्रेडेशन करनी है बेसमेंट मेम्ब्रेन की और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स में डिसेमिनेशन शुरू हो जाएगी। मतलब हर लिहाज से इन्होंने क्या करना है, डिसेमिनेशन करना है, चाहे वो जैसे भी करें। नेक्स्ट है हमारे पास मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या है, ट्यूमर सेल और एम्बोलाई स्प्रेड करते हैं वाया लिम्फेटिक या फिर ब्लड वेसल एडहियन टू एंडोथेलियम, और एक्स्ट्रावेजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, ये चीजें जो है ना, खाली सिर्फ पॉइंट पॉइंट ऊपर से याद रखने हैं, बिल्कुल अंदर घुसना नहीं है। सिर्फ माइस प्रोटीन का, रेस प्रोटीन का पता होना चाहिए, HER2 रिसेप्टर का पता होना चाहिए, TP53, BCL2, आरबी जीन, और ई कैडहेरिन का फंक्शन, वेजिफ क्या कर रहा है, बस इतना ऊपर ऊपर से याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्यून चेक पॉइंट इंटरेक्शन। इसे छोड़ दे, नीचे आ जाए। कैंसर एपिडेमियोलॉजी, कैंसर की एपिडेमियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है कि स्किन कैंसर में क्या होता है। स्किन कैंसर में जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, बिस्मा, ठीक है? बी से क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा। एस से क्या है, स्केमस सेल कार्सिनोमा। एम से क्या है, मेलानोमा। अगर कोई पूछे कि स्किन कैंसर कैसे होता है या स्किन कैंसर का क्या सीक्वेंस क्या है, तो वो क्या है हमारे पास, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्केमस सेल कार्सिनोमा एंड देन मेलानोमा, ठीक है? अब ये आता है हमारे पास कैंसर का इंसिडेंस। मोर्टेलिटी इतना नहीं पूछते, इंसिडेंस पूछते हैं। अगर पूछें कि कैंसर इंसिडेंस इन मेल सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, तो प्रोस्टेट होता है। अगर फीमेल से का पूछें तो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली प्रोस्टेट। लेकिन अगर ओवरऑल पूछें मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है, ये ना वाजे करें कि मेल है या फीमेल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो फिर आपने क्या लगाना है, फिर आपने लंग्स को लगाना है, ठीक है? उसके बाद आपने कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को चूज करना है, दोनों जेंडर में। अच्छा, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे ज्यादा क्या है, ल्यूकीमियास होते हैं, ठीक है? उसके बाद सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट वाले, और सीएनएस में भी जो मेनिंजियोमास हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, न्यूरोब्लास्टोमा आता है। जो न्यूरोब्लास्टोमा है वो कौन से जीन के साथ है? एन माइक में ना। हाँ, एन माइस जीन में, ठीक है? अच्छा,
मोर्टेलिटी का इन्होंने इतना नहीं पूछना। ये है लंग कैंसर incidence has decreased in male but not changed significantly in female और कैंसर in second leading cause of death in the United States। अच्छा मुझे बताओ अगर उन्होंने कराची का जिक्र दे दिया तो फिर कौन सा कार्सिनोमा लगाएंगे? ओरल कैविटी का। हाँ, फिर आपने ओरल कैविटी का बेटल नट्स के साथ याद है। अच्छा कॉमन मेटास्टेसिस कॉमन कॉमनली कहाँ पे जाएगा? मोस्ट कार्सिनोमा स्प्रेड वाया कैसे स्प्रेड करते हैं? वाया लिम्फेटिक्स, ठीक है, लिम्फेटिक्स एंड मोस्ट सार्कोमा जितने भी कार्सिनोमा है वो जाएंगे लिम्फेटिक के जरिए, जितने भी सार्कोमा है वो जाएंगे आपका हिमेटोजीनस स्प्रेड। अब इसे याद कैसे रखना है? एसएच क्लोराइड से, ठीक है। सार्कोमा क्या है? हिमेटोजेनस स्प्रेड है, क्लोराइड से सी से कार्सिनोमा और एल से हमारे पास लिम्फेटिक्स। However, फोर कार्सिनोमा रूट तो उसमें क्या है? हिमेटोजीनसली फॉलिक्यूलर थायराइड कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उन्होंने कहा कि ये जो चार कार्सिनोमा है इनका रूट क्या होता है? हिमेटोजीनस स्प्रेड होता है। फोर कार्सिनोमा विद हिमेटोजीनस स्प्रेड कौन कौन से हैं? रीनल सेल कार्सिनोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फॉलिक्यूलर थायराइड कार्सिनोमा और कोरियो कार्सिनोमा। इसे आपने कैसे याद रखना है? हर्फ से याद रखना है, HRF, हर्फ सी, ठीक है। कोरियो कार्सिनोमा, फॉलिक्यूलर थायराइड कार्सिनोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मेटास्टेसिस टू बोन, लिवर, लंग। ये तो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं ना कि मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ होगा? LLB से याद रखा हुआ है हमने, लिवर, लंग और बोन, और फिर आखिर में जो है वो ब्रेन आता है। इज द मोस्ट कॉमन देन प्राइमरी malignancy in these organ metastasis often appear as multiple lesion, ठीक है। अच्छा सबसे पहले है हमारे पास बोन, बोन में जो प्राइमरी ट्यूमर है वो कौन सा होगा? बोन्स का जो सॉरी बोन का जो प्राइमरी ट्यूमर है वो कहाँ स्प्रेड करता है? तो इसकी स्प्रेड बताई हुई है, साइट ऑफ मेटास्टेसिस बताई हुई है, ठीक है। तो प्राइमरी ट्यूमर जो है वो कहाँ से आएगा? प्रोस्टेट से आएगा या फिर ब्रेस्ट से आएगा। अगर वहां से नहीं तो लंग से, लंग से नहीं तो किडनी से, किडनी से नहीं तो कोलन से। मतलब अगर कोई भी ट्यूमर स्प्रेड करता है बोन में तो सबसे पहले आपने शक किया, एक मेल आया उसे ना बोनी मेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक कराना है कि हो सकता है उसे प्रोस्टेट का कार्सिनोमा, प्रोस्टेट का नहीं तो फिर आपने ब्रेस्ट कार्सिनोमा की तरफ जाना है, अगर वो नहीं तो फिर लंग कार्सिनोमा की तरफ, फिर किडनी कार्सिनोमा और उसके बाद कोलन का। वैसे इसका निमोनिक तो पब्लिक बनता है लेकिन पहले के याद रखना है उसके बाद सी याद रखना है, ठीक है। पब्लिक होगा तो बोन में जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लीवर, लीवर का क्या है? लीवर लीवर में कौन से वाला कार्सिनोमा जाएगा? सबसे पहले कोलोन का कार्सिनोमा। कोलोन और लीवर पास पास पड़े हैं ना, तो उसे याद रखो कि सबसे पहले कोलोन का जाएगा, उसके बाद ब्रेस्ट का जाएगा, फिर पेंक्रियास का, फिर लंग का और उसके बाद प्रोस्टेट का। CBP से याद रखो इसे, आगे ना भी आता हो इतना पता हो। सी से कोलन, बी से ब्रेस्ट और पी से पैंक्रियास, ठीक है। लीवर में कहाँ से जाएगा? कोलन से, ब्रेस्ट से और उसके बाद पैंक्रियास से। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स का। लंग में क्या हो रहा है? कोलन से जाएगा, ब्रेस्ट से जाएगा, किडनी से जाएगा और फिर प्रोस्टेट से जाएगा। और जो ब्रेन है, ब्रेन में सबसे ज्यादा जो ट्यूमर जाता है वो लंग का जाता है। लंग, ब्रेस्ट, मेलानोमा, कोलोन और प्रोस्टेट। अच्छा अब याद याद कौन सा रखना है आपने? आपने सिर्फ दो ही याद रखने हैं, एक बोन वाला और दूसरा लीवर वाला, बाकी ये नीचे वाले इतने नहीं आते। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ऑन्कोजीन। अब मुझे ये बताएं ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन है कि एबनॉर्मल जीन है? एबनॉर्मल जीन है। एबनॉर्मल जीन है। अब ऑन्कोजीन क्या करता है? गेन
ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन होता है इसमें। गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन कन्वर्ट द प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या था, नॉर्मल जीन था, टू ऑन्कोजीन, उसे फिर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर डैमेज टू ओनली वन अलील ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन, ये आपका रिसेंट जो अभी पेपर हुआ है ना उसमें आया हुआ था, वन अलील इन्वॉल्व होता है, ये टू अलील, ये ऑन्कोजीन में ये वन अलील इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने ये RET रेट पढ़ा हुआ है, HER2 पढ़ा हुआ है, ठीक है। HER2 हमने अभी पढ़ा है, किसमें है, ब्रेस्ट वाले में। तो इसका जीन प्रोडक्ट क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ठीक है। और एसोसिएटेड नियोप्लेजिया कौन सा होगा, एक तो ब्रेस्ट में और दूसरा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में क्या होता है हमारे पास, HER2 होता है। अच्छा उसके बाद है रेट, रेट में क्या होगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। और ये किसके साथ एसोसिएट करता है, मेन 2A और 2B, मेडुलरी एंड पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ। अच्छा जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है ना मेडुलरी कार्सिनोमा। जी डॉक्टर, रोज करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास BCR ABL की जो एम्प्लीफिकेशन है वो हमने किस में पढ़ी है, कैमल CML और ALL में पड़ी है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ये भी, और CML और ALL। अब CML क्या था और ALL क्या था, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, CML कैमल ऊंट में पड़ा था, जिसमें लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होती, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर CML का क्या होता है, स्प्लीनो मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है। जो ALL होता है वो हमने किस में पढ़ा है, बच्चों में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें बाल और टाल सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। और मीडियस्टाइनल थाइमिक क्या होता है, मैस होता है, मीडियस्टाइनल थाइमिक मैस फॉर्म्ड बाय मैलिग्नेंट सेल, ठीक है। जो हमारे पास CML है, CML में क्या था, कैमल में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, उसकी ट्रांसलोकेशन कौन सी थी, 922 ट्रांसलोकेशन थी उसमें। और इमेच्योर माइलाइड लिनेज के ये सेल हैं जिसमें मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है, लेकिन कोई भी लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होती, ये हमारा CML था। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास BRAF, इसमें क्या है, थ्रियोनिन काइनेज है, और ये किस में होता है हमारे पास, मेलानोमा में होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होगा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में होगा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा और हेरी सेल ल्यूकीमिया के अंदर होता है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सी माइस्टीन, सी माइस्टीन हमने अभी पढ़ा, उसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एन माइस में भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। सी माइस किस में होगा, बर्किट लिम्फोमा में होगा, एन माइस किस में होगा, न्यूरोब्लास्टोमा में होगा। अच्छा केरास, केरास जो है उसमें क्या हो रहा है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में केरास, लंग में, पेंक्रियाटिक कैंसर में होता है, ठीक है। और BCL2 का क्या काम है, एंटी अपप्टोटिक मॉलिक्यूल है ये, और ये हमारा BCQ भी आया हुआ है, ठीक है, BCL2 का भी। अच्छा ये किस में होता है, फोलिकुलर और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, उनमें उन्होंने नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस करना होता है, लेकिन अगर उनका फंक्शन लॉस हो जाता है तो कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अच्छा ये चीज अभी इसमें इंपॉर्टेंट है कि बोथ टू अलील ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन मस्ट बी लॉस्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। जैसे कुंसन टू हिट हाइपोथेसिस है, किस में होता है कुंसन टू हिट हाइपोथेसिस, रेब्डोमायोसार्कोमा में ना। रेप्टोमायोसार्कोमा में, सॉरी, उसमें रेटिनोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनो हाँ रेटिनोब्लास्टोमा, गुड। अच्छा उसके बाद है हमारे पास APC, APC क्या है, इसने करना है नेगेटिव रेगुलेटर ये ऑफ बी कैटिनिन, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या कैंसर के साथ एसोसिएट होता है, खास तौर पे ये FAP के साथ आता है,
फीमेलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस क्या होता है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बरका 1 बरका 2। ठीक है, बरका 1 बरका 2 हमने कई दफा पढ़ा हुआ है। ये किस-किस के साथ होता है? ब्रेस्ट, ओवेरियन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ओवेरियन। पैंक्रियाटिक हाँ, कैंसर। अच्छा ब्रेस्ट के साथ मोस्ट स्पेसिफिकली कौन सा होता है? बरका 1 या बरका 2? बरका 1 होता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ये छोड़ दो। अच्छा मेन 1 देखो वो किस में है? मेन इन में, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है हमारे पास? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप 1 होता है। नेक्स्ट है एनएफ 1। एनएफ 1 में क्या होता है? न्यूरोफाइब्रो मिन, ठीक है। और इसमें क्या है? कैंसर कौन सा है? न्यूरोफाइब्रोमा टोसिस है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास P10। P10 क्या करता है? नेगेटिव रेगुलेटर पी और एकेटी पाथ से ना, या आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें P10 है ना, तो P से प्रोस्टेट, T से T को एंड में लिखना है ब्रेस्ट, ठीक है, और EN से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास RB1। RB1 क्या करता है? इनहिबिट करता है E2F को, ठीक है। अब E2F ने क्या करना है? इसने ब्लॉक कर देना है G1 फेज। G1 फेज को जब ब्लॉक करेगा तो S फेज ऑफ द सेल साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस में होता है? रेटिनोब्लास्टोमा में होता है, ओस्टियोसार्कोमा में होता है, मतलब जो बोन के कार्सिनोमास है उसमें होता है RB1 जीन, ठीक है। TP53। TP53 क्या करता है? एक्टिवेट करता है P21 को और ब्लॉक करता है। ये बस इन दो चीजों का पता होना चाहिए, आरबी का और TP50 का, 53 का। ये दोनों क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं G1 को या S को, ठीक है। मोस्ट कैंसर इसमें कौन से आ जाते हैं? लीफ रोमनी सिंड्रोम आता है। अच्छा इसका जो है ना, आपका ये लीफ रोमनी सिंड्रोम का सैरियो एक आया हुआ था। मल्टीपल मैलिग्नेंसी एट अर्ली स्टेज जैसे सार्कोमा, ब्रेस्ट, ब्रेन, लंग, ल्यूकीमिया और एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास WT1 वाला। WT1 किस में होता है? यूरोजेनिक डेवलपमेंटल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, और विल्म्स ट्यूमर के साथ होता है, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर में नेफ्रोब्लास्टोमा, नॉट न्यूरो, नेफ्रोब्लास्टोमा WT1, ठीक है। बोन पर लिनाइडो का भी अच्छा रुके आता है रुक, हमारे पास। एक और क्वेश्चन VHL। बहुत आया हुआ था लास्ट टाइम में ना, वो वाला कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है ना, उसका ये मेट्स उसके कहाँ जाते हैं? तो उसका उन्होंने दिया था, वो जाते हैं बोन्स में, तो ऑस्टियोसार्कोमा उसका ऑप्शन दिया हुआ था। ओस्टियोसार्कोमा, रेटिनोब्लास्टोमा का, ठीक है। मतलब करेक्ट उन्होंने यही किया हुआ था। हाँ जी, करेक्ट यही था, क्योंकि वो कहते थे कि भाई बोन में जाने हैं ना, तो डायरेक्ट उन्होंने बोन नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था उससे रिलेटेड ना। ठीक ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन ये जो हमारे फार्मर लंग की हिस्ट्री के साथ आते हैं उसमें है एस्परजिलस, ठीक है। किसमें एक्सपोजर होगा? स्टोर्ड ग्रेन और नट्स में। और आर्गन कौन से को इन्वॉल्व करता है? लीवर को, ठीक है। और ये काज क्या करता है? हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करता है। कौन सा? एफ्लाटॉक्सिन, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके अलावा क्या काज करेगा? सॉरी, दोबारा बताइएगा। ये जो एफ्लाटॉक्सिन है, एक तो काज करता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, दूसरा क्या काज करेगा? आपने ऊपर लिख दिया एंजियोसार्कोमा। एंजियो एंजियोसार्कोमा, गुड। अच्छा नेक्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे जो कीमोथेरेपी के ड्रग है ना, उसमें ऑन्कोलॉजिकल थेरेपी के साथ उसका एक्सपोजर है, ठीक है। और ऑर्गन कौन से को अफेक्ट करते हैं? ब्लड को अफेक्ट करते हैं। क्या काज करेंगे? इम्पैक्ट क्या होगा? ल्यूकीमियास या फिर लिम्फोमास। अच्छा उसके बाद है एरोमेटिक अमीन, बेंजीडीन और 2 नेफ्थाइलामीन। इन्होंने क्या करना है? इनमें एक्सपोजर जो है ना वो पेशेंट को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आता है, और इसके हमारे काफी सारे सिनेरियो भी आए हुए हैं। पेशेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है या डाई की किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। टोबैको स्मोक के साथ आता है, तो ये किस पे अफेक्ट करेगा? आपके ब्लडर पे अफेक्ट करेगा।
ब्लैडर के अंदर कौन सा कार्सिनोमा का काज करेगा? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा काज करेगा। अच्छा, पिछले लेक्चर में ना हमने ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का वो भी किया था, निमोनिक हाँ भी जी, किया था, क्या था? ट्रांजिशनल का आपने बताया था कि स्मोकिंग इज ग्रेटर देन अमाइंस इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स, ट्रांजिशनल का बताया था ना। ठीक है, और स्क्वेमस सेल का क्या है? स्क्वीमस सेल का बताया था कि वो हिस्टोसोमा हिमाटोबियम इज ग्रेटर हुँ। देन वो है, ऐसे क्या बताया था, स्टोन्स है, नहीं स्मोकिंग, सॉरी हाँ। स्मोकिंग है, और आई से है नहीं, नहीं, इंडवेलिंग कैथेटर। स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं आता, वो स्मोकिंग जो है ना वो हमसे गलती हो गई थी। जो अच्छा, है शिस्टोसोमा हिमाटोबियम है, उसके बाद स्टोन है, उसके बाद इंडवेलिंग कैथीटर है। जबकि ट्रांजिशनल में क्या आ रहा है हमारे पास? स्मोकिंग आएगा, एरोमेटिक अमीन आएगा और हाइड्रोकार्बन आएगा। ये मैंने करेक्ट कराना था, पिछले उसमें ना थोड़ी-सी हाँ मिस्टेक मैंने हो ना गई पहले थी। स्टोन्स ही याद किया हुआ था, फिर जब आपका लेक्चर कल सुना है फिर मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ, मैंने इसलिए फिर उसे नहीं, स्मोकिंग नहीं, किया। नहीं, नहीं, वो हम भूल गए थे, तो ये मैंने ठीक कराना था। मैंने कहा लेक्चर में लाइव ही करा दूँगी ताकि वो जो दूसरा लेक्चर बच्चे सुनेंगे तो फिर वो खुद ही करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उन्होंने क्या करना है? आर्सेनिक AR है, ठीक है? तो आर्सेनिक का AR से आपने याद रखना है। आर्सेनिक में होता किसमें है? हर्बिसाइड्स में होता है, मेटल स्मेल्टिंग और दूसरा वुड प्रिजर्वेशंस में, ठीक है? और ऑर्गन कौन-कौन से को इन्वॉल्व करेगा? लिवर को, लंग को और स्किन को। अगर लिवर को इन्वॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली हिपैटिक एंजियोसार्कोमा काज़ करेगा। अगर लंग को इन्वॉल्व करता है तो लंग कैंसर काज़ करेगा। अगर स्किन को इन्वॉल्व करता है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा काज़ करेगा। आर्सेनिक कुछ और भी काज़ कर रहा था भला? आर्सेनिक और AR से मैंने इसका याद किया था। ख़ैर वो जो हम पढ़ेंगे रफ़ी तो उसमें आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस में क्या है? ओल्ड रूफिंग मटेरियल और शिपयार्ड वर्कर जो है, ठीक है? और इन इसने किस पे इफ़ेक्ट करना है? लंग पे। अब मुझे ये बताओ एस्बेस्टॉस ने कौन से पोर्शन पे इफ़ेक्ट करना है? अपर पे कि लोअर पे? लोअर पे करना है, ठीक है, और इसने क्या काज़ करना है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और इज मेसोथेलिoma। ग्रेटर देन लेकिन यहाँ पे जो मेसोथेलियोमा। हाँ, यहाँ पे जो वो है सीक्वेंस है वो क्या है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज़ ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग अफ़ेक्ट करेगी ब्लैडर को, सर्विक्स को, इसोफेगस को, किडनी को, लैरिंक्स को, लंग को, ओरोफेरिंक्स को और पैंक्रियास को। अगर तो ब्लैडर को अफ़ेक्ट करती है तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, अगर सर्विक्स को करेगी तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अगर इसोफेगस को करेगी तो वहाँ पे भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर 2/3 में और लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा। किडनी में करेगी तो रीनल सेल कार्सिनोमा काज़ होगा, लैरिंक्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लंग में भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ओरोफेरिंक्स में भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक एडिनोमा काज़ करती है। नेक्स्ट है इथानॉल। अच्छा, इस दफ़ा ना आपसे इथानॉल और बेंज़ीन का भी पूछा हुआ था, जो रिसेंट आपके पेपर हुए हैं। अच्छा, इथानॉल क्या करती है? इसोफेगल, लिवर और ब्रेस्ट इन तीनों पे अफेक्ट कर रही होती है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करेगी इसोफेगस में, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करेगी लिवर में और ब्रेस्ट कार्सिनोमा किसमें करेगी? ब्रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके ब्लड के ऊपर अफेक्ट करती है, थायराइड के ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है? थायराइड में क्या करती है? पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली है। ब्लड में क्या करेगी? ल्यूकीमियास काज़ करेगी। उसके बाद है नाइट्रोसामाइन। नाइट्रोसामाइन जो जितने भी हमारे स्मोक्ड फूड है, जो हम मज़े-मज़े से खा रहे होते हैं, उस पे अफेक्ट करती है और इसने क्या करना है स्टमक प्लस इसोफेजियल इसोफेगस दोनों के ऊपर इसोफेजियल अफेक्ट करती है, ठीक कार्सिनोमा। है? हाँ, तो इससे क्या होगा इसोफेगल कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वो भी कौन-सा इंटेस्टाइनल टाइप का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉन। रेडॉन ने क्या करना है ये बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम डिके है, ठीक है? इसने लंग के ऊपर अफेक्ट करना है और लंग कार्सिनोमा काज़ करना है। अच्छा, काज़ेज़ ऑफ लंग कैंसर को हमने कैसे याद किया हुआ है भला? Smoking is greater than radon is greater than very good asbestos. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो पाइप फैक्ट्री वर्कर होते हैं, उनमें
जो उन लोगों में होता है, ठीक है? उसमें क्या है हमारे पास लीवर का और ये हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, और जो हमारा पेपर था उसमें एंजियोसार्कोमा की जगह हेमेंजियो दिया हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है ऑन्कोटिक माइक्रोब्स। सबसे पहले एप्स्टेन बार वायरस। एप्स्टेन बार वायरस ने क्या-क्या काज़ करना है? बर्किट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेसोफैरिंजियल कार्सिनोमा, और वो भी किसमें? इम्यूनोसप्रेसेंट जो पेशेंट होते हैं उनमें, और प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा काज़ करता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। इन दोनों ने क्या करना है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज़ करना है। एचएचवी8, ये स्ट्रेन भी पूछा हुआ था ना, टाइप माइक्रोब या व्हाटएवर जो इसे कहते हैं, ठीक है? एचएचवी8 इसने क्या करना है? कापोसी सार्कोमा काज़ करना है, ठीक है? कापोसी सार्कोमा, स्किन का है ना? अच्छा, उसके बाद है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का हमारे पास स्ट्रेन पूछते हैं, 16 एंड 18 है, और इसने क्या करना है? सर्वाइकल, पिनाइल और एनल कार्सिनोमा, हेड एंड नेक का कैंसर काज़ करता है। उसके बाद है एच पाइलोरी, मशहूर-ए-ज़माना। एच पाइलोरी ने क्या करना है? गैस्ट्रिक एडिनोमा और माल्ट लिम्फोमा काज़ करना है। फिर है लिवर ल्यूक, जैसे कोलोनार्किस सेनेसिस है, इसने क्या करना है? कोलेंजो कार्सिनोमा काज़ करना है। शिस्टोसोमा हीमाटोबियम, वो क्या करता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास सीरम ट्यूमर मार्कर। जो सीरम ट्यूमर मार्कर है, tumor markers should not be used as a primary tool for the cancer diagnosis and screening. They must be used to monitor the tumor recurrence. अब कोई पूछे कि सीरम ट्यूमर मार्कर किस लिए यूज करते हैं, तो आपने बताना है कि टू मॉनिटर द ट्यूमर रिकरेंस एंड फॉलो अप में रिस्पॉन्स ऑफ करते हैं ना? थेरेपी को देखने के लिए। हाँ, रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी या फिर फॉलो अप, ठीक है? बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज मेड वाया, कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे? आप बायोप्सी कराएंगे उस जगह की। समवन कैन एसोसिएट विद नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मार्कर बताए हुए अल्कलाइन फास्फेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ है कई बार। मेटास्टेसिस टू कहाँ पे जाएगा? मेटास्टेसिस टू बोन और लिवर, पेगी डिजीज ऑफ बोन, सेमिनोमा, ठीक है? और इसमें क्या है? एक्सक्लूड हिपेटिक ओरिजिन बाय चेकिंग एलएफटी एंड जीजीटी। मतलब कहने का ये है कि अगर अल्कलाइन फास्फेटेज है तो आपने उसका हिपेटिक ओरिजिन को एक्सक्लूड कर देना है, जब तक कि आपको पता ना हो कि एलएफटीज और जीजीटी का लेवल क्या है। नेक्स्ट है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन किस में रेज होती है? हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में होगी, एंडोडर्मल साइनस, या फिर योक सैक ट्यूमर में, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। मिक्स सेल ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है? टेराटोमा। टेराटोमा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। और कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें डिक्रीज होती है? डाउन सिंड्रोम। वेरी गुड, डाउन सिंड्रोम में। अच्छा, अब इसमें क्या है? नॉर्मली मेड बाय फीटस, जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, ट्रांसिएंटली एलिवेट इन प्रेगनेंसी, और हाईली लेवल एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में लो लेवल होता है इसका, किसमें? डाउन सिंड्रोम में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एचसीजी। जो बीटा एचसीजी है वो हम कब कराते हैं? हेरिडिटी फार्म मोल में कराते हैं। अच्छा, एचसीजी को ना आपने एचसीजी से ही याद रखना है। एच से क्या? हेरिडिटी फार्म मोल, सी से कोरियोकार्सिनोमा, जिसमें क्या आता है? गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, और जी से क्या आएगा हमारे पास? जर्म सेल ट्यूमर, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या आता है? प्रोड्यूस बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा। अच्छा, ये आपका बीसीक्यू है कि एचसीजी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो एचसीजी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट टू द प्लेसेंटा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये जो कोरियोकार्सिनोमा होता है, ये क्या होता है? ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एबनॉर्मल पेंक्रियाटिक टिश्यू होता है ना? कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोस्टोमा नहीं पूछ रही, वो तो हम चोरियोस्टोमा से जो पढ़ते हैं वो नहीं है ये। प्लेसेंटा का ट्यूमर है, ट्रोफोब्लास्टिक। हाँ जी, प्लेसेंटा का ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है। और इसका कोई फीचर याद है?
गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटल विलस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपने नहीं देखना कि इन्वेजन टू मायोमेट्रियम हुई है कि नहीं हुई है, बस इतना है कि जो प्लेसेंटल विलस स्ट्रक्चर है ना वो इसमें एब्सेंट हो जाती है, इसे कहते हैं गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। अच्छा, इसके अलावा हमने वो पढ़ा था कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल, याद आ रहा है? खैर आगे चलते। CA 153 और CA 27 to 29, 153 ये किसमें इंक्रीज होगा, ब्रेस्ट कैंसर में। 199 मोस्ट इंपॉर्टेंट किसमें होता है, 9 को P बना के लिखो, तो पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। CA 125 किसमें होता है, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में। कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में होता है। MEN2 A में भी होगा, MEN2 B में भी होगा, ठीक है। और इसने क्या प्रोड्यूस करना है, कैल्सिटोनिन को किस में देते हैं हम, कौन सी डिजीज में देते हैं एज अ ट्रीटमेंट? पेजेट डिजीज में। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास CEA। CEA क्या होता है, कोलोरेक्टल एंड पेंक्रियाटिक कैंसर में हम इसकी एसोसिएशन है, माइनर एसोसिएशन इसकी गैस्ट्रिक, ब्रेस्ट, मेडुलरी और थायराइड कार्सिनोमा के साथ भी है, ठीक है। CEA है क्या, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, ठीक है, वेरी नॉन स्पेसिफिक। अच्छा नेक्स्ट, क्रोमोग्रेनिन ये किस में होता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के अंदर होता है। एलडीएच किस में रेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर, ओवेरियन डिस्टर्मिनोमा और अदर कैंसर्स में, ठीक है, और कैन बी यूज एज इंडिकेटर फॉर द ट्यूमर बर्डन। अच्छा, ये जो एलडीएच है, ये याद है हमारे पास एक यंग एज का सिनेरियो आता है कि यंग एज है और उसमें एलडीएच रेज्ड है, तो बताओ क्या है वो, सेमिनोमा के साथ आता है। ओल्ड एज वाला जो है, ओल्ड एज के साथ एक तो एलडीएच ज्यादा हुआ होता है और एक और फीचर भी देते हैं, तो वो वो लिम्फोमा होता लिम्फोमा है जो होता है। ओल्ड एज के साथ। हाँ, ये वो वाली चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन और स्पेसिफिक यंग में इनोलेज ये सेमिनोमा किस होता में है ना। होता है? हाँ, यंग में सेमिनोमा होता है और यही और सेमिनोमा क्या करता है, पेनलेस ट्यूमर होता है। वेरी गुड, पेनलेस ट्यूमर होता है। और ये सेमिनोमा क्या करता है, आपकी जो रेडियोथेरापी है उसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक इनोलेज इसमें क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, जैसे हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा आ गया, कार्सिनाइड ट्यूमर आ गया और न्यूरोब्लास्टोमा आ गया। अब कार्सिनाइड ट्यूमर का पूछते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है ना कार्सिनाइड ट्यूमर। अच्छा, उसके बाद स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, इसकी एसोसिएशन, इसका जो वो था पैरानियोप्लास्टिक था, वो कौन सा था स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग का? सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा डॉक्टर। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग का जो हम पैरानियोप्लास्टिक ट्यूमर पढ़ा करते थे। ACTH के साथ कोई एसोसिएशन थी नहीं इसकी? हाँ जी है, स्मोकिंग के साथ और एसीटीएच के साथ। ये कुशिंग हाँ सिंड्रोम नहीं, कुशिंग सिंड्रोम। नहीं नहीं, ये इसके पैरानियोप्लास्टिक जो ट्यूमर्स हैं जो एसके सीरीज में बार बार आए हुए हैं उसमें है। कुशिंग के साथ भी उसकी कोई एसोसिएशन थी कुछ इस तरह करके, SLE के साथ कुशिंग के हमने साथ इसका भी है, निमोनिक बना। एसीटीएच होता है, हाँ, एसएलई वो वाला। होता है और हाँ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास PSA। PSA क्या है, प्रोस्टेट, किसके एसोसिएशन है, प्रोस्टेट कैंसर के साथ। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। आल्सो एलिवेट, किसमें एलिवेट होगा, इन BPH एंड प्रोस्टाइटिस में, ठीक है। और मार्कर होता है फॉर रिकरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट अम्यूनो हिस्टोकेमिकल्स, उसमें क्या आता है, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटास्टेसिस, कि मेन प्राइमरी साइट क्या थी, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्रोमोग्रेनिन और सिनेप्टोफाइसिन, ये क्या इसमें टारगेट क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल है और ट्यूमर एसोसिएटेड, कौन कौन से ट्यूमर इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है, कार्सिनाइड ट्यूमर है और न्यूरोब्लास्टोमा है। और नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकेराटिन। साइटोकेराटिन का टारगेट क्या है, हमारे पास एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल ट्यूमर जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्मिन। डेस्मिन किस में पढ़ा था हमने, मसल में, याद है वो हम कहते थे कि सेंड CV टू MD,
निमोनिक पढ़ा था CV2। MD जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है वो विमेंटिन होता है, और जो उसमें होता है क्या कहते हैं मसल्स में होता है वो है डेस्मिन। ठीक है, अब ये वही डेस्मिन है, डेस्मिन का मसल में, मसल ट्यूमर जैसे रेब्डोमायोसार्कोमा। नेक्स्ट है ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन, ये हम मैंने कल भी पूछा था ना, तो ये किस में होता है, न्यूरोग्लायोमा में, जैसे हमारे पास एस्ट्रोसाइट है, श्वान सेल है और ओरिगोडेंड्रोसाइट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लायोब्लास्टोमा। नेक्स्ट है न्यूरोफिलामेंट, वो किस में होगा, न्यूरॉन्स में और न्यूरोनल ट्यूमर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह। अच्छा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसमें क्या होगा हमारे पास, प्रोस्टेटिक एपिथीलियम आएगी और प्रोस्टेट कैंसर के साथ इन्वॉल्व होता है। अच्छा, नेक्स्ट वाला PCAM1, CD31, ये भी किसके साथ है, एंडोथीलियल सेल के साथ, एपिथीलियल नहीं, एंडोथीलियल, याद रखना, एंडोथीलियल सेल के साथ है PCAM। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास, वेस्कुलर ट्यूमर जैसे एंजियोसार्कोमा हो गया। अच्छा, उसके बाद S100 याद रखना हमेशा, जो हमारा मेलिग्नेंट मेलानोमा है उसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है। ठीक है, और इसका ओरिजिन क्या है, न्यूरल क्रस्ट सेल, न्यूरल क्रस्ट सेल से, ठीक है, एसोसिएट कर रहा है। और मेलानोमा, श्वानोमा, लैंगरहैंस सेल और हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स क्या होते हैं, हिस्टियोसाइट्स होते हैं ये लिवर के सेल्स होते हैं ना, कौन से सेल्स होते हैं लीवर के, अभी वो पढ़ा था कल पर हेपेटोसाइट जवाब नहीं देखा। हिस्टियोसाइट स्किन के होते हैं हिस्टियोसाइट्स। हाँ, स्किन के ऊपर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें हाँ, कहते हैं हम हिस्टोसाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैप, ट्रैप में क्या है, टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फाटेज। ठीक है, इसमें एसोसिएटेड ट्यूमर कौन सा है, हेरी सेल ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है हमारे पास विमेंटिन, विमेंटिन जो होता है वो क्या होता है, मीजनकाइमल टिश्यू होता है विमेंटिन। विमेंटिन के जो M है ना उसे बड़ा कर लो, विमेंटिन यूं करके लिखो। ठीक है, तो MEN मेन से आपको याद रहेगा, ये क्या है, मीजनकाइमल टिश्यू है, जिसमें क्या आएगा, फाइब्रोब्लास्ट आएगा, एंडोथेलियल सेल और मैक्रोफेजेस। ठीक है, मीजनकाइमल टिश्यू जैसे सार्कोमा, बट आल्सो मेनी अदर टिश्यू जैसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा और मेनिंजियोमा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन, एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप, आल्सो कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन, MDR1। ठीक है, एक्सप्रेस होता है इन सम कैंसर टू पंप आउट टॉक्सिन। इसे ना याद करो, आगे चलते हैं। किकेक्सिया क्या होता है, ये मैंने बहुत सारी जो ऐसी डिजीज हैं जिसमें हमारे पास वेट लॉस हो रहा होता है, सिकनेस, एक्चुअली जो सिक पर्सन होता है जो बताता है कि यार मेरा वेट लॉस हो रहा है, या कहीं पे कोई फटीग की हिस्ट्री देता है, मसल एट्रोफी की, इसे हम किसे कह रहे हैं। खास तौर पे जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं जैसे कैंसर है, एड्स है, हार्ट फेलियर है, COPD है। ठीक है, और इसे मीडिएट कौन कर रहा होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफिरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। अगर कोई पूछे कि केकेक्सिया को कौन कौन रेगुलेट करते हैं तो ये उसके रेगुलेटरी मीडिएटरी एजेंट आपको याद रखने हैं, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफिरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। पैरानियोप्लास्टिक में, डर्मेटोमायोसाइटिस में सिर्फ इतना याद रखो कि क्या है, एडिनोकार्सिनोमास है एसोसिएटेड इसके साथ, और स्पेशली ओवेरियन जो है। अच्छा, उसके बाद है एक एकेंथोसिस नेग्रिकन, इसमें क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड वेलवेटी प्लाग इन द एक्सिला एंड नेक, ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, और कौन सी डिजीज में बन रहा होता है, कुशिंग में आता है एकेंथोसिस नेग्रिकेंस। उसमें हाइपर पिगमेंटेशन तो होती है। हाँ, वो जो गर्दन के ऊपर होती है ना वो यही होती है एकेंथोसिस नाइग्रिकन। इसके अलावा क्या है हमारे पास, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द विसरल मेलिग्नेंसी। अच्छा, नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफिक ओस्टियोआर्थोपैथी, इसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द स्किन एंड बोन एट द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। ठीक है, उसमें क्या होगा, क्लबिंग होगा, आर्थरेल्जिया होगा, जॉइंट इफियन होगी, पेरी पेरी ओस्टाइटिस ऑफ ट्यूबुलर बोन। ठीक है, और इसमें होता क्या है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग है एसोसिएटेड जो है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफा हमारा रिवाइज हुआ हुआ है। हाइपरकैल्सीमिया, इसमें क्या है, पैराथार्मोन और इसके
स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है, हेड एंड नेक, रीनल ब्लैडर, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा। वैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ ये रिपीटेड आता है। और क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया में इंक्रीज हो जाएगा 1 to 5 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग में क्या आता है, कुशिंग में एसीटीएच इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है। और जो हाइपोनेट्रीमिया है या एसआईएडीएच है, उसमें क्या है, उसमें आपका एडीएच इंक्रीज होता है। एसआईएडीएच होता क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन, मतलब एडीएच बहुत ज्यादा सेक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा, एडीएच की सेक्रीशन इंक्रीज होगी, और ये किसके साथ एसोसिएट करता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हीमाटोलॉजिकल। हीमाटोलॉजिकल में सबसे पहले पॉलीसाइथीमिया आता है। पॉलीसाइथीमिया में क्या हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और ये इसका जो पैरानियोप्लास्टिक है वो क्या करता है, राइज टू हाई हिमेटोक्रिट लेवल। फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, एचसीसी, हिमेंजियोब्लास्टोमा और लियोमायोमा के साथ ये एसोसिएट करता है, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये छोड़ दो। अ, हाँ, ये आया लैम्बार्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। ठीक है। इसमें क्या है, एंटीबॉडी अगेंस्ट प्री सिनेप्टिक, अब ये याद रखना प्री है कि पोस्ट है, तो प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये किसके साथ इन्वॉल्व है, ये भी एसोसिएटेड है हमारे स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ, लंग कार्सिनोमा। और उसके बाद है हमारे पास माइसीनिया ग्रेविस। माइसीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट पोस्ट। ठीक है। अब इसे याद रखना कि हम खुद को पीछे रखते हैं, दूसरों को आगे कर देते हैं, या घर वालों को आगे रखते हैं, खुद को पीछे रखते हैं। तो पीछे से याद रखना पोस्ट, और खुद मतलब माई सेल्फ पोस्ट। ठीक है। तो उससे याद रहेगा आपको माइसीनिया ग्रेविस, एंटीबॉडी अगेंस्ट द पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। देखो, जो हम कैंसर थेरेपी देते हैं, ये ड्रग कौन कौन सी ड्रग कहाँ कहाँ पे अफेक्ट कर रही होती हैं, ये आज हमने देखना है इस पे। सबसे पहले है ब्लियोमाइसिन। जो ब्लियोमाइसिन है ना, उसने अफेक्ट करना है G2 वाली जगह पे। G2 वाली जगह पे इसने क्या करना है, इनहिबिशन करनी है, नेगेटिव इफेक्ट अपना शो करना है। बस इसमें एजिंग की डेफिनेशन एक आती है, वो देख लेते हैं, फिर मैं वो कराती हूँ आपको। नॉर्मल एजिंग, एजिंग होती क्या, एजिंग में होता है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शन रिजल्टिंग इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। ठीक है। एसोसिएटेड विद जेनेटिक, जैसे टीलोमरेज शॉर्टनिंग हो जाती है, एपी जेनेटिक डीएनए मिथाइलेशन एंड मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक कौन से, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा, या फिर उसमें अल्ट्रेशन हो जाएगी। मतलब या तो आपका डीएनए जो है उसकी मिथाइलेशन हो जाएगी, या टीलोमरेज की शॉर्टनिंग हो जाएगी, या फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, या फिर उसकी अल्ट्रेशन हो जाएगी। ये सब क्या काज करता है, एजिंग काज करता है। अच्छा, ये लिपोफुस्किन वाला आता है, ये देख लो, ये क्या है, येलो ब्राउन पिगमेंट है। येलो ब्राउन पिगमेंट, ऑटोफ्लोरिसेंट, वियर एंड टीयर पिगमेंट इसे हम कहते हैं। ठीक है। ये एसोसिएटेड होता है विद द नॉर्मल एजिंग, कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना है, पॉलीमर ऑफ द लिपिड और अच्छा, ब्लियोमाइसिन क्या कर रहा था, ब्लियोमाइसिन ने हमारे पास G2 जो चेक पॉइंट है ना, G2 जो साइकिल है, ठीक है, उसे जाके इनहिबिट करता है सेल साइकिल में। उसके बाद जो माइटोसिस फेज है, माइटोसिस फेज में क्या होता है, M से माइटोसिस फेज, M से माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर।
ठीक है। ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर जिसमें टेक्सेन और विन का अल्कलाइड्स आते हैं, वो किस पे एक्ट करते हैं? माइटोसिस फेज के ऊपर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग, जो सेल साइकिल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो कौन कौन सी ड्रग है? आपके एल्काइलेटिंग एजेंट है, बुसल्फॉन है और डेक्टिनोमाइसिन है। ये जो तीन है ना, ये आपके सीपीएसपी में आए हुए हैं, बुसल्फॉन, एल्कलाइट एल्काइलेटिंग एजेंट और एंथ्रासाइक्लिन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या करना है? जी नॉट फेज के ऊपर भी एक्ट करते हैं और जी वन फेज के ऊपर भी करते हैं। जी वन हमारे पास क्या थी? डुप्लीकेटिव सेलुलर कंटेक्ट, इसमें सेल का जो कंटेक्ट है ना वो डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट करेंगी ड्रग वो कौन सी है? ये सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग है, अल्काइलेटिंग एजेंट, एंथ्रासाइक्लिन, बुसल्फॉन और डेक्टिनोमाइसिन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आरबी P53 मॉड्यूलेटर, ठीक है। वो किस पे एक्ट करेंगे? वो भी इसी G1 और G नॉट फेज के ऊपर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मेटाबोलाइट जैसे 5 फ्लोरोयूरासिल, हाइड्रोक्सी यूरिया और मिथोट्रेक्सेट। ये किस पे एक्ट कर रहे होते हैं? ये सिंथेसिस फेज पे, और ये आपके पास बीसीक्यू आया हुआ है। सिंथेसिस फेज या डीएनए फेज के ऊपर कौन एक्ट करता है? एंटी मेटाबोलाइट एक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कैंसर थेरापी टारगेट। अब कैंसर थेरापी कौन कौन सी जगह पे टारगेट करती है? अब जैसे मेथोट्रेक्सेट है या 5 फ्लोरोयूरासिल है, ये हम देते हैं, ये कहाँ पे एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी आपकी थायमिडीन सिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। थायरोप्यूरिन क्या है? ये उसमें थायरोप्यूरिन के ऊपर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, और इस दफा आपका प्यूरिन का कोई स्ट्रक्चर वगैरह शायद कुछ पूछा हुआ था। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है? इनहिबिट करती है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, ये आपको आना चाहिए। हाइड्रोक्सी यूरिया का और मेथोट्रेक्सेट का, ये क्या करता है? मेथोट्रेक्सेट डिक्रीज करता है थायमिडीन सिंथेसिस को, और हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए। डीएनए में क्या आएगा? अल्काइलेटिंग एजेंट आएंगे, जैसे प्लांटिनियम कंपाउंड क्रॉस लिंक डीएनए, ठीक है। ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेक डाउन करता है। एंथ्रासाइक्लिन, डेक्टिनोमाइसिन डीएनए इंटरचिलेटर, और एटिपोसाइड और टिनिपोसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। एटिपो और टिनिपोसाइड क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं टीलोमरेज 2 को। अच्छा, विन का अल्कलाइड ने क्या करना है? इनहिबिट करना है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को, और टेक्सेन क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डिसअसेंबली को। ये नहीं आता, ये आता है। ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। ब्लियोमाइसिन का क्या फंक्शन है? एंथ्रासाइक्लिन का क्या है? इन्होंने क्या करना है? मैकेनिज्म क्या है ब्लियोमाइसिन का? इंड्यूस करना है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और ब्रेक्स इन द डीएनए स्टैंड, ठीक है। इसका क्लिनिकल यूज क्या है? ये जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं उनमें देते हैं, और हाज की लिम्फोमा में ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं आप ब्लियोमाइसिन। अच्छा, एंथ्रासाइक्लिन ने क्या करना है? ये जनरेट करता है फ्री रेडिकल को और डिक्रीज करता है रेप्लिकेशन एंड इनहिबिट करता है टीलोमरेज 2 को, ठीक है। और ये किस में हम देते हैं? सॉलिड ट्यूमर और ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास में देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट। याद रखना, जो एंटी मेटाबोलाइट है इन्होंने एक्ट करना होता है एस फेज पे, सिंथेसिस फेज पे। अब एंटी मेटाबोलाइट्स में पहले क्या आता है? थायोप्यूरिन। थायोप्यूरिन ने क्या करना है? प्योरीन एनालॉग्स हैं ये, डिक्रीज करता है डी नोवो प्योरीन सिंथेसिस को, ठीक है। और क्लिनिकल यूज क्या है? आप रूमाटाइड आर्थराइटिस में, आईबीडी में, एसएलई में दे रहे होते हो। और प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन और विनिंग ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपने क्या देना है? एजाथायोप्रिन देना है। अच्छा, और 5 फ्लोरो यूरासिल, ये क्या करता है? पायरिमिडीन एनालॉग है, ये आपका बीसीक्यू आया हुआ है। 5 फ्लोरो यूरासिल क्या है? पायरिमिडीन एनालॉग है, और ये डिक्रीज करता है डीएनए की सिंथेसिस को। और इसे किस में देते हैं? कोलोन कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर। और अच्छा, इसे ना यूं याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि ये आपके पेपर में आए हुए हैं। 5 फ्लोरो यूरासिल का आया हुआ है, मेथोट्रेक्सेट के बारे में पूछा हुआ है, हाइड्रोक्सी यूरिया का पूछा हुआ है। मेथोट्रेक्सेट जो है इसका एंटीडोट कौन सा होता है? कवर नहीं करते हैं, मिक्स कैल्शियम में। हाँ, वही ल्यूकोवोरिन जो है ना वो मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट है। अच्छा, मेथोट्रेक्सेट ने क्या करना है? फोलिक एसिड एनालॉग है ये,
ठीक है, ये इनहिबिट करता है हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस को। हाइड्रोक्सी यूरिया ने क्या करना है, इनहिबिट करना है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, जिसकी वजह से डिक्रीज डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी। बस इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एल्काइलेटिंग एजेंट, आल सेल्स सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है ये एल्काइलेटिंग एजेंट, जिसमें बुसल्फान आता है। बुसल्फान ने क्या करना है हमारे पास, क्रॉस लिंक करना है डीएनए को। और प्रो कार्बाजीन, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। ये क्या करता है, ये वीक MAO इनहिबिटर है, जिसे हम किस में दे रहे हैं, हॉजकिन लिम्फोमा में दे रहे हैं। उसके बाद टेक्सेन्स है, टेक्सेन्स का भी पूछा हुआ है। हाइपर स्टेबलाइज पोलिमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है माइटोटिक स्पिंडल की ब्रेक डाउन को। अच्छा, विन का अल्कलाइड्स का भी देख लो, इसने क्या करना है, बाइंड करना है बीटा ट्यूबुलिन और इनहिबिट करता है पोलिमराइजेशन इनटू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। टोपो आइसोमरेज 1 और 2, इन दोनों का मैंने आपको बता दिया हुआ है। इटोपोसाइड और टिनिपोसाइड, इन्होंने दोनों ने क्या करना है, इनहिबिट करना है टोपो आइसोमरेज 2 को। अच्छा, टिमोक्सिफिन, ये हमारा फेवरेट आ गया। टिमोक्सिफिन प्री मेनोपाजल देते हैं, पोस्ट मेनोपाजल देते हैं? प्री टिमोक्सिफिन प्री मेनोपाज़ल देते मेनोपाजल हैं। देते हैं? प्री 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 ठीक, गुड। प्री देते हैं, क्योंकि पोस्ट में क्या होती है, रोला डालने वाली रिलॉक्सिफिन होती होती है, है। ठीक है। रिलॉक्सिफिन। रिलॉक्सिफिन होती है। अच्छा, टिमोक्सिफिन का मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, टिमोक्सिफिन ने सिलेक्टिव estrogen reuptake modulator with the complex mode of action, ठीक है। एंटागोनिस्ट इन द ब्रेस्ट टिश्यू है ये, और पार्शियल एगोनिस्ट इन द एंडोमेट्रियम एंड द बोन, और ये ब्लॉक करता है द बाइंडिंग ऑफ ईस्ट्रोजन टू ईआर, ठीक है। और क्लिनिकल यूज क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में हम देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ गायनिकोमेस्टिया इन द पेशेंट अंडरगोइंग प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, हॉट फ्लैशेस होंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, जैसे डीवीटी और पल्मोनरी एडिमा और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क। याद रखना, टेमोक्सिफिन क्या करता है, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्टिजुमाब, देख लो यहाँ पे ट्रस्टिजुमाब क्या है, इसका टारगेट HER2 रिसेप्टर है, ठीक है। और क्लिनिकल यूज क्या है, ब्रेस्ट कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर में देते हैं, और इसका एडवर्स इफेक्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। बाकी ना करें इधर से। डेक्सराजोसिन, ये देख लें, सेकंड नंबर वाला डेक्सराजोजिन, ये क्या है, आयरन चिलेटर है, किसमें देते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी फ्रॉम एंथ्रासाइक्लिन्स। अच्छा, अब लास्ट है हमारे पास, ये एक बंदा है, इसके कान है, कान दोनों साइड पे क्या है, सी बना हुआ है, ठीक है। सी से क्या याद रखना है, दो कान है तो दो सी याद रखने हैं, सिस प्लांटिन और कार्बोप्लांटिन, ये क्या करते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं। उसके बाद जो इसके लिम्स हैं, उसमें देखो वी बना हुआ है सारा, ठीक है। तो वो क्या है, विन क्रिस्टिन लिम्स पेरिफ्री पे है ना, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करेंगे, ठीक है। अब जो इसके लंग्स वाली जगह है, वहां पे देखो बी लिखा हुआ है, तो बी से ब्लियोमाइसिन, और दूसरे बी से क्या है, बुसल्फान। बियोमाइसिन और बुसल्फान ने क्या करना है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करना है। और इन दोनों एरियाज के दरमियान में देखो क्या है, पल्मोनरी एरिया के साथ क्या दिया हुआ है, आपका कार्डिक रीजन दिया हुआ है, ठीक है। कार्डिक रीजन को इसने डी से शो कराया हुआ है, उसके अंदर देखो छोटा सा टी है। डी से क्या है, डॉक्सोरोबिसिन और डेनोरोबिसिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, कार्डिक टॉक्सिसिटी काज करते हैं। डी से दिल याद रख लेना। हाँ, डी से दिल याद रख लो। और टी से क्या है, ट्रस्टिजुमाब, दिल से हमने किसी के ऊपर ट्रस्ट करना होता है ना, तो ट्रस्टिजुमाब क्या करता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी करता है। अच्छा, उसके बाद जो दो उसके गुर्दों वाली जगह है, ठीक है, वहां पे क्या किया हुआ है, दो सी लिखे हुए हैं, तो सी से सिस प्लांटिन और सी से कार्बो प्लांटिन, ये ऊपर वाले ही हैं, ठीक है, सिस प्लांटिन और
कार्बोप्लांटिन, इसने क्या करना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब याद रखना इन दोनों ने ऑटो एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करनी है। अच्छा, उसके बाद आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लो देखो ऊपर उल्टा सी लिखा हुआ है और नीचे वाई की तरह लिखा हुआ है जो इसका इंग्वाइनल एरिया है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस काज करता है। और वैसे भी जो कीमोथेरेपी ड्रग है वो क्या काज करती है, एलोपेशिया काज करती है, जीआई टॉक्सिसिटी, ये चीजें तो हमें पता है। अब माइलोसप्रेशन वगैरह जिसमें न्यूट्रोपीनिया, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आएगा। अच्छा, ये देखो जरा, हेमाटोमेटस पोलिप्स ये क्या होते हैं, सोलिटरी लियन होती हैं, डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ नॉर्मल क्लोनिक टिश्यू विद डिसऑर्डर्ड आर्किटेक्चर या डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, एसोसिएटेड विद प्यूर्स जेगर सिंड्रोम और जुवेनाइल पोलिपोसिस। अच्छा, और साथ में हाइपरप्लास्टिक पोलिप देख लो, मोस्ट कॉमन है, जनरली स्मॉलर एंड प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन द rectosigmoid region, occasionally evolve in the serrated polyp and more advanced lesion. एडिनोमेटस पोलिप्स, इसमें देख लो, फिमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है, किसमें, इन एपीसी ट्यूमर, ये आया हुआ है हमारे उसमें पेपर में। ट्यूमर स्प्रेसर जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कौन सा, 5q21q22, टू हिट हाइपोथेसिस, किसमें होता है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस में भी टू हिट हाइपोथेसिस है, ठीक है। थाउजेंड ऑफ द पोलिप अराइजिंग स्टार्टिंग आफ्टर प्यूबर्टी, और पेन क्लोनिक ऑलवेज इन्वॉल्व, किसे इन्वॉल्व करेगा, रेक्टम को, और प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी, आर एल्स 100% प्रोग्रेसिव टू सीआरसी। अच्छा, नेक्स्ट प्यूर जेगर सिंड्रोम देख लो, इसमें क्या है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, न्यूमरस हिमाटस पोलिप थ्रू आउट द जीआईटी होंगे, along with hyperpigmented macule on the mouth, lip, hand, genitalia, और एसोसिएट करता है विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड जीआई कैंसर।